नमस्कार दोस्तों, अंकुर बाबू स्टडी IQ SPN चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम देखते हैं कि अब हम मध्यकालीन भारत का इतिहास में नई श्रृंखला की ओर चलते हैं। और कहाँ पे चलते हैं? नया सेक्शन आता है, उसका नाम है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है उसका टाइम पीरियड कार्यकाल कितना रहता है? 1206 से 1590 तक रहता है। 1526 दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है वो 1206 से 1526 ईस्वी तक चलता है। और इसमें कई वंश हुए हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कई वंश आते हैं, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश आते हैं। ये 5 तरह के वंश आते हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे। पहला वंश हमारा है गुलाम वंश। और गुलाम वंश जो है उसका गुलाम वंश का है टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक। कितना है? 1206 से 1290 ईस्वी तक। ये हमारा हो गया है टाइम पीरियड गुलाम वंश का। और गुलाम वंश में जो पहला शासक था, एक पहला शासक जो गुलाम वंश की जिसने स्थापना की है वो है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल होता है, टाइम पीरियड, वो 1206 से 1210 ईस्वी तक होता है। 1206 से 1210 ईस्वी तक जो टाइम पीरियड है वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इस टाइम पीरियड में क्यों जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी? गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसने की? कुतुबुद्दीन ने जो की थी वो गुलाम वंश की स्थापना की थी। और उसके बाद में हम क्या देखते हैं? ये जो गुलाम वंश था, इस वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। इसको हम गुलाम वंश को एक मामलुक वंश भी कहते हैं। जब मामलुक वंश कहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या देखते हैं? मिलता है मुझे इसको, जो मामलुक शब्द है ये मिस्र से लिया गया है। मामलुक वंश जो है, मामलुक केवल मामलुक शब्द जो है ये कहां से लिया गया है? मिस्र से। जो मामलुक वंश है, मामलुक शब्द आता है यहाँ पर, वो मिस्र से लिया गया है। और जो और इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। क्या मतलब? जो इसका अर्थ है इसका अर्थ है क्या? मामलुक का अर्थ होता है माता पिता से उत्पन्न संतान या संतानें। इस तरीके से मामलुक का अर्थ होता है माता पिता के द्वारा जाई गई या जन्म हुए, जिनके उत्पन्न की हुई संतानें जो होती हैं उनको बोलते हैं स्वतंत्र माता पिता। स्वतंत्र माता पिता है, स्वतंत्र माता पिता के उत्पन्न संतानें। और उसके बाद में देखते हैं कि जब स्वतंत्र, यहाँ पर मामलुक का अर्थ भी मुझे चल गया कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न जो संतानें होती हैं उनको मामलुक बोला जाता है। लेकिन एक जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। मेन पॉइंट ये था कि इसने उपाधि नहीं धारण की। किसकी? सुल्तान की। सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। और मलिक जो था वो सिपहसालार गौरी के प्रतिनिधि उनके गौरी के आधार
प्रतिनिधित्व के अकॉर्डिंग ही वहाँ का शासन प्रशासन चलाता है। कहाँ का? ये गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में ये किसके? सफिल सिपह सिपह सलार के अकॉर्डिंग प्रतिनिधि से शासन प्रशासन चलाता है अपना। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक शासन प्रशासन चला रहा होता है। उसके बाद में क्या होता है? लेकिन शासक के तौर पर एक सफल शासक के स्थायी सत्ता की स्थापना की। जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसने एक स्थायी सत्ता की स्थापना की थी। इसने स्थायी सत्ता की स्थापना कर दी। और स्थापना करने के बाद में क्या होता है देखते हैं। और इसने जो उपाधि थी, उपाधि इसके पास जो उपाधियां थी, वो इनकी उपाधि क्या थी? लाख बख्श थी। इसकी जो उपाधि थी वो लाख बख्श थी। लाख बख्श, पीर बख्श, लाख बख्श, पीर बख्श, कुरान खां, ये क्या थी? इसकी उपाधियां थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की ये उपाधियां थी। ये बहुत दानी था। क्या था? दानी था, बहुत बड़ा दानी था। उस अपने टाइम का बहुत बड़ा दानी था। और दानी होने के बाद इसे लाख बख्श बोला जाता था। क्या बोला जाता था? लाख बख्श। इसे लाख बख्श बोला जाता था। और उसके बाद में जो पील बख्श था, पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान। पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान। यहाँ तक जो लाख बख्श थी इनकी उपाधि। उसके बाद में पील बख्श थी। पील बख्श के बाद में कुरान खां थी। इसको कुरान बहुत ही कायदे से पढ़ने का इसका तजुर्बा था, इसलिए इसको कुरान खां भी कहा गया है। लाख बख्श जो होता है मतलब जो बहुत ज़्यादा दान देता है लाखों में। उसके बाद में जो पीर बख्श था, पीर बख्श का मतलब हाथियों का क्या करता है? हाथियों को भी दान में देता है। कृष्णा कहता है कि उस काल में जो भी व्यक्ति ज्यादा दान देता था उसको कुतुबुद्दीन ऐबक बोला जाता था। उस टाइम पीरियड में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा दान देता था उसको ही कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता था। इस तरीके से क्या आगे क्या होता है? जो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो ऐबक दिया गया है, ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता क्या होता है? चंद्रमा का देवता। जब ये चंद्रमा का देवता होता है और उसके बाद में क्या बताते हैं? ये तुर्क थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये एक तुर्क था। क्या था? तुर्क। जब ये तुर्क था और इसको ऐबक जो बाद में लिखा गया है, ऐबक के नाम से बोलते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक जो था, ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता होता है। इसका जो जन्म था
जन्म कहाँ हुआ था? तुर्किस्तान में हुआ था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तुर्की था। अपने परिवार से बिछड़ जाने के कारण, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, अपने परिवार से बिछड़ जाने के कारण इसको एक जो काजी होते हैं बाजार में, इसको बेच दिया जाता है और वहाँ के गुलाम, एक काजी होते हैं बाजार में, इसके घर पे लड़ाई हो जाती है और इसको बाजार में बेच दिया जाता है। और वहाँ एक काजी होते हैं फखरुद्दीन, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, उसका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। काजी था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। जब कुकी था जो, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को बाजार से खरीदा था और जब बाजार से खरीदा है, उस समय ऐसा चल रहा था कि गुलाम हो जो, ये जो था वहाँ पर ये गुलामों की ज़िंदगी जीने लगा फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी के यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक। जब ये वहाँ पर ऐसी ज़िंदगी जीने लगा, उस समय में कि गुलाम जो थे उनको भी सैन्य, इसका गुलाम फखरुद्दीन का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक बना था, क्योंकि उसको खड़े रखा था। और उस टाइम पीरियड में भी कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या कोई भी होता गुलाम, उसको घुड़सवार और सैन्य और घुड़सवारी दोनों चीजें इनको सिखाई जाती है वहां पर। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है बहुत ही पारंगत हो जाता है घुड़सवारी में, और सैन्य जो होता है, सैनिक लोगों में, सैन्य व्यवस्था में बहुत ही पारंगत हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ ऐबक धीरे धीरे हर काम को पछाड़ता हुआ चला जाता है। और काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी थे, इनकी हो जाती है मृत्यु। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके बेटे होते हैं दो, और जो इनके बेटे होते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर की बाजार में बेच देते हैं। काजी के दो पुत्र थे और पुत्र जाकर के कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच देते हैं। कहाँ पर? ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इनके दो पुत्र हैं, दो पुत्र होते हैं और वो जाते कहाँ हैं? बाजार में। कहाँ है? निसापुर की बाजार और गौरी के हाथ किसको पहुंच देते हैं? गौरी के हाथ कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच देते हैं। कौन? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी के दो पुत्र थे, उन दोनों पुत्रों ने निसापुर की बाजार में, कहाँ? निसापुर की बाजार में बेच देते हैं। और ऐबक के पास कौन कौन सी दो कलाएं थी? एक तो सैन्य कला थी और उसके बाद में दूसरी घुड़सवारी थी। दोनों बहुत ही पारंगत था। तो उसके बाद में जो गौरी होता है, इसको लेके जाता है अपने घर। जब अपने घर लेकर के चला जाता है तो वहाँ क्या करता है? गौरी जो होता है ऐबक को अमीर आखूर शाही अशुशाला का अधिकारी नियुक्त कर देता है। क्या नियुक्त कर देता है? गौरी जो होता है
वो उनके यहाँ एक शाला होती है, उसका एक अधिकारी नियुक्त कर देते हैं। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। यहाँ से कौन लेकर गया है? गौरी। गौरी किसको लेकर गया? ऐबक को। और ऐबक को क्या किया यहाँ पर जाकर के? ले जाने के बाद में अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर होता है मतलब शाही अश्वशाला। शाही अश्वशाला का अधिकारी घोषित कर देता है। क्या घोषित कर देता है? जब शाही अश्वशाला का इसको अधिकारी बना दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है, और 1206 में क्या होता है? 1206 नहीं, 1208 में, सन 1208 में जो 1208 में होता है, वहां की घटना क्या थी? महमूद ने सत्ता को औपचारिक मान्यता दी। बारह सौ आठ में महमूद गजनवी, उसने औपचारिक सत्ता, और 1991 और 92 में दोनों में किसकी लड़ाई हुई थी? पर गौरी की हुई थी और जयचंद की। जब इन दोनों के चंदावर का युद्ध हुआ, उसके बाद में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर में जयचंद की आंख फोड़ दी। किसने? जयचंद की आंख फोड़ी थी ऐबक ने। सन 1192 में 91 और 92 में दो युद्ध हुए थे। दोनों युद्ध तराइन में जिसने गौरी की आंख फोड़ दी थी, गौरी के साथ हुआ था। उसके बाद में चंदावर का जो युद्ध होता है, वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी की आंख फोड़ दी थी, और उसके बाद में उसे वो नीचे घायल होकर गिर गया था हाथी से। जब हाथी से नीचे घायल होकर गिर गया था, तो क्या देखने को मिलता है? जब नीचे गिर जाता है, तो उसके बाद में जो जिससे गौरी की विजय हो जाती है, जो गौरी होता है विजय होकर लेता है। 1197 में इसने अनिलवाड़ को जीता के, 1197 में। अनिलवाड़ को 1197 में जीत लिया है, और जीतने के बाद में 1202 ईस्वी में बुंदेल पर आक्रमण किया। कहां पर? बुंदेलखंड पर। बुंदेलखंड पर अभियान किया। 1202 में, जब 1202 में बुंदेलखंड पर भी इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया है। उसके बाद में 1205 में खोखरों पर क्या अभियान किया था? 1205 में लास्ट था 1205, खोखर और जाटवों पर।
1205 में यहाँ पर इन्होंने खोखरों पर आक्रमण किया है। और खोखरों पर आक्रमण करने के बाद में जिस समय जो मोहम्मद गौरी था ख्वारिज्म शाह के विद्रोह में के बीच में व्यस्त था। जो ख्वारिज्म शाह वाली जो बेल्ट वहाँ थी, ये वाली यहाँ पर ख्वारिज्म शाह था। और इस वाले मैटर के चक्कर को लेकर के, इस मैटर को लेकर के, ख्वारिज्म वाले मैटर को लेकर के जो गौरी था वो बहुत ही व्यस्त था। और व्यस्त होते ही टाइम तो जो खोखरों ने अफवाह उड़वा दी थी कि गौरी की मृत्यु हो गई है। और उस बात को लेकर के गौरी ने खोखरों पर और जाटों पर बहुत घमासान युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद में क्या होता है, जो खोखर थे वो पराजित हो जाते हैं। और वहाँ पर मोहम्मद गौरी जीत जाता है। 1205 में खोखरों को हराया और उसकी भूमिका कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। ये इसमें जो खोखरों को हराया था, कैसे हराया था, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक से बोला कि आप आइएगा पंजाब तरफ, मैं कर रहा हूँ चढ़ाई। ठीक उस तरीके से यहाँ से जो थे, इधर से भाई दूसरी तरफ से कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उधर से आ रहे थे कौन, तुम्हारे गौरी आ रहे थे। दोनों आपस में आने के बाद में खोखरों और जाट जो थे उन पर इन्होंने हमला बोल देते हैं। और जब हमला बोल देते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, जब हमला बोल देते हैं और खोखरों को पराजित कर देते हैं और खुद अपनी विजय कर लेते हैं, तो उसके बाद में यहीं पर गौरी जो होता है, उसी टाइम पीरियड में गौरी की मृत्यु हो जाती है। और गौरी के 3 दास होते हैं। कितने दास? 3 दास होते हैं। एक होता है एक होता है एल्दोस, दूसरा होता है कुबाचा और तीसरा होता है ऐबक। ये किसके दास थे? मोहम्मद गौरी के दास थे। कौन कौन थे? गौरी के जो उत्तराधिकारी थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उत्तराधिकारी, तो इनके जो उत्तराधिकारी थे वो कौन कौन से थे, आइए देखिएगा। पहला उत्तराधिकारी कौन था? एल्दोस। एल्दोस जो था उसको कहाँ का क्षेत्र मिला था? गजनी का। और जो दूसरा था वो कुवाचा था। जो 3 दास थे, ये कौन है? गौरी के उत्तराधिकारी हैं। और तीसरा जो था वो ऐबक था। अब देख लीजिएगा कि ये तीनों हो गए। तीनों में एल्दोस जो था इसको मिल गया था गजनी। एल्दोस को क्या मिला? गजनी मिल गया। और कुवाचा था, कुवाचा को सिंध और मुल्तान मिल गया है। और ऐबक को जो था उत्तर भारतीय क्षेत्र मिला था, क्योंकि ऐबक ने भारत में बहुत से अभियान किए थे, उसको उसके बारे में नॉलेज थी, इसलिए इसको उत्तर भारत का क्षेत्र मिला था। उसके बाद में आगे चलते हैं। जो एल्दोस था, एल्दोस यहाँ पर एल्दोस जो था, एल्दोस की लड़की से शादी कर लेता है कौन? ऐबक। एल्दोस की लड़की से शादी। कौन करता है? ऐबक करता है। और ऐबक जो होता है वो अपनी बहन का विवाह किसके साथ करता है? कुवाचा के साथ में। अपनी बहन का विवाह कुवाचा के साथ में करता है और अपना विवाह जो होता है एल्दोस की लड़की के साथ में कर लेता है। कौन? गौरी के जो 3 दास थे उनकी ये कंडीशन थी कि एल्दोस जो था एल्दोस की लड़की से शादी करता है, ऐबक करता है। और जो ऐबक की बहन होती है उसको कुवाचा के साथ में करवा लेता है शादी। उसके बाद में आगे देखते हैं जो इनके सिंहासन की जो चुनौतियां थीं उसको लेकर हम क्या करते हैं।
जो सिंहासन की चुनौतियां थी, जो सिंहासन चुनौतियां थी उनको लेकर हम चर्चा करते हैं कि इन लोगों को जो शासन है, शासन प्रशासन, वो कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अपने प्रतिनिधि, मतलब जो इनके प्रतिनिधि जो वे व्यक्ति थे, उनसे ये क्या करेंगे, निपटेंगे। विजित क्षेत्रों को ना जीतने के बजाय इनकी पहली चुनौती थी कि इनके जो भी क्षेत्र हैं उनसे निपटने के लिए किसी उनकी रक्षा की जाए, बल्कि उन पर अत्याचार ना किया जाए। जीते हुए छोर क्षेत्र का पहला है, जीते हुए क्षेत्र का अक्षुण्ण बनाए रखना, और वही दूसरा क्या है, दूसरा होता है प्रतिनिधियों से निपटारा। दूसरा हो जाता है प्रतिनिधि, जो इनके प्रतिद्वंदी लोग थे उनसे निपटारा करेंगे। जैसे निपटारा ख्वारिज्म हो गया, और उसके बाद में कुवाचा में एल्दोज हो गए, और उस बहन का विवाह था जो कुवाचा से कर दिया था, किसने, ऐबक ने कुवाचा से कर दिया। इसके संबंध स्थापित करनी पड़ी, इस तीनों ने पारिवारिक संबंध इनके स्थापित हो गए थे। और अपना जो विवाह था, अपना विवाह एल्दोज की बहन से लड़की से कर लिया। तो इन्होंने ऐबक कितना देखो बुद्धिमान था कि उसने इनको भी नीचा कर लिया, इनको भी नीचा कर लिया, और अपना सिर ऊंचा कर लिया। तो इसको लेकर के और एक अर्थात एक ऐसा समकक्ष संबंध स्थापित कर दिया था ऐबक ने तीनों के बीच में, क्योंकि ऐबक ने एल्दोज की लड़की खुद अपने आप कर ली, शादी कर ली, तो मतलब कि इसका हो गया। और उसके बाद में कुवाचा जो था, कुवाचा का जो स्वयंवर था वो अपनी बहन के साथ में उसकी शादी कर दी। तो ऐसे में इनका सब कुछ मिल जाता है, और ये सुल्तान है तो हमें भी स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। ये चीज़ एल्दोज को लगता है, एल्दोज सोचता है कि इसने तो सुल्तान है, लेकिन हमें भी सुल्तान की उपाधि मिलना चाहिए, हम भी तो एक सुल्तान है स्वतंत्र। तो इसको लेकर के क्या होता है आगे, क्यों ना मैं अपना रुख जो है, एल्दोज जो सोचता है कि मैं अपना रुख जो एल्दोज को मिला था गजनी, कि हम भी इस तरफ को भागें और इसके एरिया में घुसते हैं, वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं, और उसको साम्राज्य का विस्तार भी करूं। कि ऐबक को ज़्यादा मिला है। इनको लोगों को ये लग रहा था कि जो ऐबक है, ऐबक को जो एरिया मिला है, क्षेत्र मिला है, वो बहुत ज़्यादा है हम लोगों के मुताबिक। तो ये क्या करते हैं, इसलिए जो एल्दोज होता है वो एल्दोज बुरी तरह से पराजित होता। कब, जब गजनी पर आक्रमण करता है, गजनी से आक्रमण करता है ऐबक पर जब करता है एल्दोज, तो पूरी तरह पराजित हो जाता है, पर गजनी पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। ये जो होता है गजनी पर प्राप्त कर लेता है कौन, ऐबक जो गजनी, जब उन्होंने एल्दोज ने इस पर किया, तो इसने जब प्रहार किया है तो इसने गजनी को जीत लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब जीत लेता है, हाथ से गजनी भी निकल गया। एल्दोज जो था, यहाँ पर एल्दोज शासक थे, तो इनके हाथ से अब गजनी भी चला गया था। लेकिन ऐबक जो था, ऐबक ने गजनी इनसे लिया नहीं। वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, वो एल्दोज को चाहते थे, एल्दोज को मानती थी। तो इसलिए क्या होता है, ऐबक ने गजनी को फिर गजनी दे दिया एल्दोज को। गजनी दे देता है तो वहाँ पर क्या होता है, फिर बख्तियार खिलजी आ जाते हैं। और उसी टाइम जो बख्तियार चलता है, बख्तियार को देखते हैं 2 मिनट। उसी टाइम पीरियड में बख्तियार जो था बंगाल पर आक्रमण किया था। बंगाल पे आक्रमण करने के बाद में उसने अपनी सीमा बनी थी कहाँ के लिए, तिब्बत के लिए। जब तिब्बत के लिए यहाँ पर
बख्तियार जाता है तिब्बत की ओर और इस शहर एक शहर में वो हमला करता है। जब वहाँ पर उसे उसके कोई सफलता उसके हाथ नहीं आती है और बल्कि वहाँ पर उसको बहुत बड़ी हानि भी हो जाती है। जब हानि हो जाती है तो क्या करता है, और उसी टाइम उस टाइम पीरियड में जो होता है कौन, बख्तियार। जो बख्तियार होता है वो वापस आ रहा होता है घर के लिए। जो बख्तियार वापस आ रहा होता है तो वहां पर अभी अली मर्दान बख्तियार की हत्या कर देता है। अली मर्दान जो होता है वो बख्तियार की रास्ते में इसकी बख्तियार की हत्या कर देता है। कौन, अली मर्दान। अली मर्दान जब इसकी बख्तियार की हत्या कर देता है तो उसके बाद में क्या है, और जब अली मर्दान बख्तियार की हत्या कर देता है और बंगाल पर खुद शासन करने लगता है। जब बंगाल पे शासन करने लगता है तो उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ के लोग अली मर्दान जो था, बख्तियार जो था, अली मर्दान बंगाल के जो व्यक्ति थे, लोग थे, और वो सब अली मर्दान को नहीं शासक बनने देते हैं, उनके लिए एग्री नहीं होते हैं। तो क्या होता है, अली मर्दान को हटाकर अली मर्दान शासक बन गए। अली मर्दान शासक कहाँ के हैं, बंगाल के बने कुछ टाइम पीरियड के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो अली मर्दान होते हैं इनको हटा दिया जाता है, हटा दिया, और शेरा खां को शासन मिल जाता है। और जो शेरा खां को शासन मिल जाता है, अब शासक यहाँ पर एक रास हो गए और यहाँ पर एक सही हो गए। शेरा खां को जनता के अकॉर्डिंग यहाँ पर बना दिया गया है। शेरा खां जब आ जाते हैं सत्ता में तो अली मर्दान जो होता है वो ऐबक के पहले से दुश्मन थे। अली मर्दान का दुश्मन कौन था, ऐबक। पहले से ही जो दुश्मन थे, कौन, अली मर्दान का दुश्मन ऐबक। जब ऐबक इनका पहले से दुश्मन था तो और भी ज्यादा इनकी दुश्मनी बढ़ जाएगी। फिर तो जब यहाँ पर इनकी ज्यादा दुश्मनी और बढ़ जाएगी तो क्या होता है, अली मर्दान जो होता है वो ऐबक के पास में जाता है और पास में जाकर के ऐबक से कहता है कि आप बंगाल पर हमको शासन करने दीजिएगा और जैसा कहोगे हम वैसे आपके अकॉर्डिंग ही, आपके अनुसार सभी कार्य करेंगे। और उसके बाद में कहता है कि आप मुझे सत्ता दे दीजिए, बंगाल की सत्ता पर मुझे अधिकार कर दे दीजिएगा। हाँ, जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे, आपकी रणनीतियाँ ही अपनाएंगे। और उसके बाद में क्या होता है, इसी को लेकर के जो ऐबक होता है वो शेर खां पर हमला कर देता है। शेर खां पर हमला करता है और हमला करने के बाद में शेर खां को हटा करके अली मर्दान को गद्दी पर बिठाया जाता है। शेर खां को परास्त किया और लखनौती का पूरा क्षेत्र जीत लिया इसने। और ऐबक ने शेर खां पर हमला किया, जो लखनौती था, लखनौती का पूरा क्षेत्र
अपने अधिकार क्षेत्र में उसने लखनौती का जितना भी क्षेत्र आता था सब अपने अधिकार में ले लिया। और उसके बाद में वहाँ अली मर्दान पर तक अपनी सत्ता ऐबक द्वारा स्वीकार करता है। जो अली मर्दान होता है यहाँ की जो सत्ता होती है वो प्रदान कर लेता है। 1 दिसंबर 1210 को लाहौर में चौगान खेल रहा होता है, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो कब? 1 दिसंबर 1210 ईस्वी में 1 दिसंबर 1210 ईस्वी में ईस्वी को लाहौर में, कहाँ पर? चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होता है? ऐबक जो था इसको स्थापत्य कला जो होता है, स्थापत्य कला में बहुत योगदान रहा है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला में बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है। ऐबक का स्थापत्य कला में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसने क्या किया है? कुतुब इस्लाम इस मस्जिद बनवाया था। इस्लाम मस्जिद इसने कुतुब इस्लाम मस्जिद बनवाया जो जैन मंदिर के हंसावशेषों पर बना है। जो हंसावशेषों पर बना है, इस पर बना हुआ है। उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा देखने को मिलता है, इसने ही बनवाया था। क्या चीज? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो है इसमें क्या देखने को हमें मिलता है? संस्कृत विद्यालय मिलते हैं। संस्कृत विद्यालय हो गए और इनका जो निर्माण है, इनका निर्माण विग्रह राय फोर्थ ने किया था।
और फिर उसके बाद में जो कुतुब मीनार होता है, देखिएगा जो कुतुब मीनार था, कुतुब मीनार को भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। इसका जो निर्माण, कुतुब मीनार का जो निर्माण था, नमाज पढ़ने के लिए किया गया था। नमाज पढ़ने के लिए बनाया गया था। नमाज पढ़ने के लिए बनाया गया था और संत सूफी बख्तियार की यादगार में भी बनवाया गया था। किसके? संत सूफी संघ सूफी बख्तियार की यादगार में। संत सूफी बख्तियार की यादगार में इसको बनवाया गया था। समय के उसको बनवाते टाइम, ये जो कुतुब मीनार थी, इसको बनवाते टाइम ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। एक मंजिला केवल बनवाए हुए थे, ऊपर नहीं इन्होंने बनवाया, निर्माण करवाया। एक मंजिला बनवाने के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। एक और इसको पूरा करता है कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जब सत्ता में आता है, इसकी 4 मंजिल तक इल्तुतमिश बनवाता है और अचानक से बिजली गिरने पर जो 4 मंजिल बनी होती है इमारत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था, उसको 4 मंजिल बनवाता है कौन? एक मंजिल बनवाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके ऊपर 3 मंजिलें और बनवा देते हैं कौन? इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश बनवा देते हैं और फिरोज शाह का जो टाइम काल आता है, उस टाइम काल में क्या होता है, जो सबसे लास्ट वाली होती है मंजिल, उसमें बिजली गिर जाती है और बिजली गिरने से जो चौथी मंजिल होती है वो मंजिल एकदम बेकार हो जाती है। और जब मंजिल बेकार हो जाती है तो उसके ऊपर क्या होता है, जो उसके बाद में जो ऊपर वाली बिल्डिंग खराब हो जाती है, तो जो खराब बिल्डिंग थी उसको तुड़वाकर, उस टाइम पीरियड में फिरोज शाह शासन में होते हैं, तो फिरोज शाह चौथी वाली मंजिल को तुड़वा देते हैं और तुड़वाने के बाद में ऊपर 2 मंजिल और तैयार करवा देते हैं, जिससे कुतुब मीनार जो था वो 5 मंजिल तक बन गया था। लास्ट में इन्होंने इस कुतुब मीनार का जो बनवाया है लास्ट चांस पे, वो किसने बनवाया था? फिरोज शाह ने बनवाया था। और यहीं पर आज उसके बाद में अगला पढ़ेंगे हम आराम शाह की फिलहाल कोई ज़्यादा उपलब्धि नहीं है। और आराम शाह के बाद में आ जाएंगे हमारे पास इल्तुतमिश, जो गुलाम वंश में सबसे ही ज्ञानी व्यक्ति रहता है। उसके बाद में कल चर्चा करते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंडों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पड़ोस में दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जैसे कि हमारा कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।